Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 3, Ruling the Countryside, and this chapter is related to history portion. So, we have done two topics regarding this chapter. The very first topic is the company becomes दीवान. इसमें हम लोगों ने देखा था कंपनी जब दीवान बन जाती है उन्हें दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, उसके बाद वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बन जाती है कुछ प्रोविंसेस की. क्योंकि वो एक बाहरी ताकत थी, एलियन पावर थी, तो वो जड़ से तो इन जमींदारों को उखाड़ नहीं सकती है कि आज से हम यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेंगे, आप लोग यहाँ से जाएं. न तो लोगों को ये पसंद आएगा और न ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब करने के बाद अपना जो एक्सपेंशन है या फिर अपनी जो बात है वो मनवा सकती है. तो यहाँ बात कर रहे थे, दीवान बन जाती है, पावरफुल बन जाती है, उसके बाद क्या करती है कंपनी, वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है. रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती है? रेवेन्यू उसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. अगर इंडिया की अगर हम बात करें, सोने की चिड़िया है इंडिया, तो वो क्या करते हैं, जब दीवान बन गए हैं तो वो एक ट्रिक अपनाते हैं कि यहाँ से जब दीवान है तो उन्हें रेवेन्यू मिलता था. ठीक है, मान लिया एक गांव है, रामनगर नाम का एक गांव है, तो रामनगर नाम के गांव से जितना भी उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद उन्हें कुछ रॉ मटेरियल कहाँ भेजने हैं, उन्हें कुछ रॉ मटेरियल भेजने हैं ब्रिटेन. तो उन्होंने रामनगर से ही रॉ मटेरियल उसी पैसों में से ले लिया जहाँ से रामनगर का पैसा उन्होंने लिया था, रेवेन्यू कलेक्ट किया था. तो वो जो एरिया था ना, उसका पैसा वहीं का वहीं घूम गया, कहीं बाहर से उनके पास पैसे नहीं आ रहे. तो ऐसे क्या हो गया, जो बंगाल है उसका जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, वहाँ पे क्राइसिस आ गया. उसके बाद हम ये भी देखते हैं 1770 में फेमाइन आता है, 1 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है. तो कंपनी क्या डिसाइड करती है कि अब क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू कम आएगा और क्योंकि लैंड हमें इम्प्रूव करनी है, दैट्स वाई द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. अब इसमें क्या होता है, जो कुछ जो राजा एंड तालुकाज होते हैं जमींदार बना दिया जाता है और उनसे बोला जाता है अब आप हम लोग जो इन लोगों से आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे एंड आप हमको पे करेंगे और अमाउंट फिक्स है आपका, और उस अमाउंट को आपको हर मंथ या हर जिस तरीके से वो लोग लेते होंगे, जैसे वीकली या फिर ईयरली, उस तरीके से आपको जो रेवेन्यू है वो हमें देना है. अब इस वजह से क्या हुआ, एक रेगुलर फ्लो चलता गया. पीजेंट्स ने जमींदार को दिया, जमींदार ने ब्रिटिशर्स को दिया, फिर एक रेगुलर फ्लो आ गया. पहले जो रोक लग जाती थी, टोक लग जाती थी, वो नहीं हो पा रही थी. पर यहाँ हम लास्ट लाइन को एक तरीके से अधूरा छोड़ के गए थे पिछली क्लास के अंदर, दैट वी विल कंप्लीट इन दिस क्लास. सो एक बार हम आज के टॉपिक को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आई. प्रॉब्लम हम लोग एक बार दोबारा कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया परमानेंट सेटलमेंट में, जो कि हमारा एक पूरा नया टॉपिक ही बन गया. चलिए, so for this topic you have to open page number 28. So here is a book, here is a history book, you have to open page number 28. हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं. कौन सी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं? दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे पास, हम वो प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो कि परमानेंट सेटलमेंट दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, उसको लेके क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. नाउ the permanent settlement, however, created problem. As you can see in the very first line, permanent settlement एक अच्छा प्लान था उनके हिसाब से कि पीजेंट से हम लोग डायरेक्ट नहीं ले रहे, क्योंकि पीजेंट्स हो सकता है हमारी बात ना माने, क्योंकि ज़मींदार और जो राजा हैं और जो तालुकाज के लीडर है वो फेमिलियर है, उन्हें उनके साथ उनकी बोल चाल भी मिलती है. हम इंग्लिश बोलेंगे, उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, वो हिंदी बोलेंगे, हमें हिंदी समझ में नहीं आएगी. सो दैट्स अ कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो पाएगी. सो इसीलिए उन्होंने ज़मींदार को बोल दिया. पर फिर भी जो परमानेंट सेटलमेंट प्लान था वो प्रॉब्लम से घिर गया. कैसे? दैट कंपनी ऑफिशियल्स डिस्कवर्ड दैट जमींदार्स वर नॉट इन फैक्ट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड. हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि यहाँ पर बात की जा रही है, हमने ज़मींदार को बोला था कि आप इन्वेस्ट करो. ठीक है, सेम टाइम एनकरेज हमने मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप सेम टाइम उसी टाइम पर ही कि आप इन्वेस्ट कीजिए, जो ज़मीन है उसमें इन्वेस्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले. ठीक है, तो ये कंपनी ने कहा, बट कंपनी ने बाद में देखा, जब ये परमानेंट सेटलमेंट वो स्कीम चल रही थी, ये प्लान चल रहा था, प्रोसेस में था, कि जो ज़मींदार है वो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है किसमें, इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. क्यों?
द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो रेवेन्यू है, अब मान लेते हैं जो पहली चीज़ हम लोग पहली क्लास में जो प्रीवियस क्लास में इनकम्प्लीट छोड़ा था, मान लिया जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है, ठीक है। तो जो ज़मींदार है उसके पास एक बार में रेवेन्यू आ गया, अब वो क्या करेगा, जो जितना रेवेन्यू उसका बचता है वो कंपनी को दे देगा, बाकी जितना बचेगा वो उसके अंडर में आ जाएगा। तो कंपनी भी इतनी सीधी थी नहीं, उसने क्या किया, रेवेन्यू ही इतना हाई फिक्स कर दिया कि वो देने के लिए उन्हें और मतलब कहीं बीच में जो जमींदार है वो अपने अंडर में रख ही नहीं पाएंगे। सो द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वाज सो हाई, जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। जमींदार को मुश्किल हो गई क्योंकि पीजेंट्स को मुश्किल हो रही है उसे पे करने में, दैट्स वाई। सो अब यहाँ क्या होता है, हु फेल टू पे द रेवेन्यू लूजेस जमींदारी। यहाँ पर बात हो रही है कि जो जमींदार है, अगर जो जमींदार उनकी जमींदारी मतलब जो रेवेन्यू है वो ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देंगे तो वो अपनी जमींदारी से हाथ धो बैठेंगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जमींदार के पास टैक्सेस आए नहीं, रेवेन्यू आया नहीं, और उन्हें ये डर था कि जो भी फेल हो जाएगा, एनीवन हु फेल्ड टू पे टैक्सेस और वी कैन से रेवेन्यू लूजेस his zamindari. Numerous zamindars were sold off at auctions organized by the company. बहुत सारे जमींदारों को इस परमानेंट सेटलमेंट के जो हाई रेवेन्यूज थे उसकी वजह से अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ा था। Now, what happened next? By the first decade, 19th century, the situation changed and the prices rose, cultivation slowly expanded. अब उसके बाद क्या होता है, the prices in the market rose and the cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the zamindar but no gain for the company since it could not increase it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. अब देखिए हालात चेंज होते हैं, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए वाली बात यहाँ हम करेंगे। जज्बात तो नहीं बदले बट यहाँ वक्त बदल जाता है। तब क्या होता है, चेंज हो जाती है कंडीशंस, प्राइसेस रोज, कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। जो कल्टीवेशन था ना वो बम्पर हो जाता है, बम्पर मतलब ज़्यादा हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो अब क्या हो गया, ज़मींदार के पास ज़्यादा जो इनकम है वो आने लग जाती है, तो कंपनी के पास नहीं जाती है, वो ज़मींदार के पास आती है। कंपनी ने 10,000 मांगे तो वो 10,000 ही तो देगा, कंपनी ने फिक्स कर दिया है। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ही है कि आप एक फिक्स अमाउंट लोगे आप जमींदार से, तो यहाँ बात करें कंपनी ने अपना अमाउंट फिक्स कर दिया है, वो उससे ज़्यादा नहीं ले सकती है। सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है, अब जमींदार के पास जा रहा है। अब यहाँ इसीलिए हम देखेंगे जमींदार डिडंट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, ऊपर वाला ही पार्ट है, जमींदार कोई इंटरेस्ट नहीं था इम्प्रूविंग लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। क्यों? क्योंकि उसे सबसे पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए वो रेडी अप नहीं थे। दैट्स वाई ज़मींदार को कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड की इम्प्रूवमेंट के अंदर, एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के अंदर। नाउ in improving the land, some lost their land in earlier years of these settlements. Sorry for the interruption. Some lost their land, others saw the possibility of earning without trouble or risk of investment. कुछ लोग जो थे वो इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं दिखाना चाहते थे कि कहीं उनसे उनकी ज़मीन न ले ली जाए, और कुछों को दिखता था कि होने दो परेशान, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बची रहे, वो ज़्यादा वेस्ट ना चली जाए, इस वजह से वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। उसके बाद क्या होता है, as long as the zamindar could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे दे देते थे कि आप पैसे करो, एग्रीकल्चर करो, उसके बाद जितना भी एग्रीकल्चर से सामान आ रहा है या फिर रेवेन्यू है वो आप हमको दो। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। मान लिया उनको ये भी डर होता था कि अगर हम ज़्यादा लैंड के मतलब लैंड की जो कल्टीवेशन है या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे तो ये लोग बहुत सारे पैसे कमाने लग जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो इनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए। On the other hand, in the village, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high, and his right on the land was insecure. To pay the rent यहाँ पे आएगा, he had to often take a loan from the money lender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for generations. Now,
अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने ज़मींदार की बात कर ली, हमने कंपनी की बात कर ली, क्या हमने किसानों के बारे में सोचा? हमने किसानों के बारे में बिल्कुल इस टाइम पे नहीं सोचा। जो किसान हैं उनके बारे में भी तो सोचे कि उनके लिए कितना मुश्किल है ज़मींदार को पे करना। तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ऑप्रेसिव था। ये जो रेंट है वो पे करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब हर किसान के पास अपनी ज़मीन होती नहीं है, वो क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो अगर वो रेंट पे ले रहे हैं और अगर वो रेवेन्यू चुका नहीं पाते हैं, तो क्या है, उनकी ज़मीन भी उनके हाथ से चली जाएगी। जनरेशन से जिस ज़मीन पे वो अपना काम कर रहे हैं, अपना कल्टिवेशन कर रहे हैं। तो हर तरीके से ब्रिटिशर्स के तरीके से या जमींदार की तरफ से पिस कौन रहा था? पिस बेचारे किसान रहे थे, क्योंकि जो लोन भी वो लेते हैं वो ना चुका पाए या फिर लैंड भी चली जाए। तो हर तरीके से ये जो प्लान था वो ऑपरेसिव था अकॉर्डिंग टू द पीजेंट्स। सो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस प्रॉब्लम के बिहाफ में कौन से नए मेजर्स लिए गए बाय द ब्रिटिशर्स। सो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात, ज़मींदार बात कर लीजिए या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बात कर लीजिए, सभी ने अपना 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 फ़ायदा देखा है, दूसरों के फ़ायदे की या फिर दूसरों के नुकसान के बारे में नहीं सोचा है। कंपनी सिर्फ रूल करने आई थी, कंपनी सिर्फ ट्रेड करने आई थी, वो ट्रेड से ही मतलब रखती थी। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे अपने अंडर किया जाए उससे मतलब था, किसी की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था, जो कि हम इस वाले पॉइंट में देख चुके हैं। 1770 में फेमाइन आया था। अगर कंपनी चाहती, कंपनी ऑब्वियसली बात है नहीं चाही, तभी तो इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ज़मींदारों को उन्होंने राइट दे दिया, आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, हमें देना, परमानेंट देना। उसके बाद यहाँ हम बात कर रहे हैं कि परमानेंट देने की तो बात हो गई, पर ज़मींदार के पास जब ज़्यादा आ जाते हैं तो ज़मींदार भी तो अपना ही फ़ायदा देखते हैं। ज़मींदार ने क्या किया, कंपनी को परमानेंट जितना भी फिक्स प्राइस था वो कंपनी को दे दिया, और बाकी किसकी जेब में चला जाता है? बाकी ज़मींदार के जेब में चला जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग अपने फ़ायदे के लिए गिर जाते हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स या फिर लोगों की तकलीफ उन लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। किस तरीके से पीजेंट्स है वो कल्टिवेट कर रहे थे, उनकी तो बात तक यहाँ पर की नहीं गई है। बस सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन कैसे कैसे ज़्यादा किया जा सके और कलेक्शन को ज़्यादा जमा किया जा सके, इन्हीं सभी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा था। Now, in the next class, we will discuss a new system is devised. So, I hope you all have understood this, the permanent settlement topic and the problems of this settlement also. So, that's it for today's class. Thank you.